बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है 9th केमिस्ट्री से रिलेटेड एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स की अकरेंस के बारे में, डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, सिंबल्स के बारे में, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। अब हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड है, इनकी वैलेंसी को हमने कैसे डिफाइन करना है ये चीज़ हम देखेंगे। और ये देखेंगे कोवलेंट कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं हम उनकी वैलेंसी को कैसे डिफाइन करते हैं, ये चीज़ भी हम अपने इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स क्या हैं? एलिमेंट्स हैं हमारे पास सब्सटेंस। अब एलिमेंट्स की डेफिनेशन से पहले हमें पता होना चाहिए कि सब्सटेंस क्या है। हमारे पास मैटर है, मैटर हमने तकसीम किया है आगे सब्सटेंस और मिक्सचर में। जो सब्सटेंस है वो प्योर मैटर होता है, मतलब उसमें कोई चीज़ मिक्स नहीं होती। जो मिक्सचर है, मिक्सचर में मुख्तलिफ चीज़ें आपस में फिजिकली तौर पर मिक्स होती हैं, ना कि केमिकली तौर पर। अब एलिमेंट्स क्या हैं? सब्सटेंस हैं। सब्सटेंस का मतलब क्या है? प्योर चीज़ है। एलिमेंट्स एक ही किस्म के एटम से मिलकर बनते हैं जिनके एटॉमिक नंबर एक जैसे होते हैं। जिनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। मैंने बात की है एटॉमिक नंबर एक जैसे होते हैं। एटॉमिक नंबर एक जैसे होने का मतलब ये है कि हमारे पास जो आइसोटोप्स हैं एटम के, वो भी एलिमेंट में मौजूद होते हैं। ये था हमारे पास एलिमेंट। स्टार्ट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 63 एलिमेंट्स थे। उसके बाद वक्त गुजरता रहा, फिर जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए वो अपना तकरीबन 92 या 93 एलिमेंट्स थे। उसके बाद हमारे पास अब जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो 118 एलिमेंट्स। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 118 एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट्स में से जो 92 एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली अकरिंग हैं, मतलब कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स की। जो एलिमेंट्स हैं इनकी जो अकरेंस है ये फ्री स्टेट में भी पाए जा सकते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी पाए जा सकते हैं। एलिमेंट्स किस हालत में पाए जा सकते हैं? दोनों हालत में, फ्री और कंबाइंड स्टेट में। अब देखना यह है कि कौन से एलिमेंट्स फ्री हालत में पाए जाते हैं और कौन से एलिमेंट कंबाइंड हालत में पाए जाते हैं। मैंने कहा है फ्री और कंबाइंड स्टेट। अब फ्री हालत में वो वाले एलिमेंट्स पाए जाएंगे जिनका वैलेंस शेल मुकम्मल तौर पर फिल होगा। जिनका वैलेंस शेल क्या होगा? मुकम्मल तौर पर फिल होगा, कंप्लीटली फिल होगा, मतलब उनके वैलेंस शेल में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होगा। वो वाले एलिमेंट्स क्या पाए जाएंगे? फ्री हालत में पाए जाएंगे। इनकी मिसाल है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में हमारे पास आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान वगैरह। अब देखें, जो हीलियम है ये हीलियम अकेला पाया जाता है, नियॉन भी अकेला पाया जाता है, मतलब इनको किसी और के साथ बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है अपनी जाम पजीरी के लिए। दूसरी चीज़ क्या थी? कंबाइंड स्टेट, मतलब मिलकर रहना। कंबाइंड स्टेट में कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं? कंबाइंड स्टेट में उन एलिमेंट्स को रहने की ज़रूरत होती है जो एलिमेंट्स कंबाइंड स्टेट में उन एलिमेंट्स को रहने की ज़रूरत होती है जिन एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं।
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब मौजूद होंगे वो क्या करते हैं, किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके फिर वो कंबाइंड स्टेट में रहते हैं। अब कंबाइंड स्टेट में रहने के लिए आप देखें कि हमारे पास फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। आप देखें हमारे पास क्या है, क्लोरीन है, नोबल गैसेस की हम मिसाल ले रहे हैं कंबाइंड स्टेट के लिए। क्लोरीन का जो वैलेंस शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इनमें 3 क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिनको हम क्या कहते हैं, लोन पेयर। ये जो लोन पेयर होते हैं ये बॉन्ड फॉर्मेशन में अपने इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करते। अब इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्लोरीन को कंबाइंड मतलब मिलकर रहना पड़ता है किसी और क्लोरीन के साथ या किसी और एटम के साथ। आ रही है समझ? इसमें भी क्या है, 3 लोन पेयर हैं, एक है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपना किसके साथ शेयर करता है, क्लोरीन के साथ शेयर करता है, जिसकी वजह से इनके दरम्यान में एक बॉन्ड आता है और ये क्या करते हैं, Cl2 की फॉर्म में रहते हैं, मतलब ये कंबाइंड शक्ल में रहते हैं। अब एलिमेंट्स फ्री स्टेट में और कंबाइंड स्टेट में कौन कौन से एलिमेंट्स रहते हैं, जिन एलिमेंट्स के जो वैलेंस शेल होते हैं वो कम्प्लीटली तौर पर फिल होते हैं, मतलब उनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता, उनको किस हालत में रहना होता है, फ्री स्टेट में रहना होता है। कंबाइंड स्टेट में कौन रहते हैं, जिनके वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से किसी अपने जैसे क्लोरीन के साथ क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, उसके नतीजे में उनके दरमियान बॉन्ड बनेगा, तो वो Cl2 की शक्ल में रहेंगे, मतलब अकेला Cl नहीं रह सकता है। अब डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स में क्या है, डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स में है कि हमने एलिमेंट्स को मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में तकसीम किया हुआ है। एलिमेंट्स की तकसीम, एलिमेंट्स की तकसीम में क्या है, हमने एलिमेंट्स को 3 क्लासेस में तकसीम किया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। अब जो मेटल्स हैं, मेटल्स क्या करती हैं, मेटल्स जो हैं ये हमारे पास मौजूद हैं लेफ्ट साइड पे पीरियोडिक टेबल में। अब जब ये लेफ्ट साइड पर मौजूद हैं तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आयनाइजेशन, अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या है, बहुत ही कम है, आयनाइजेशन एनर्जी भी बहुत ही कम है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जो मेटल्स हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंतहाई कम है, ये किसी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच सकते, इस वजह से। और अपना जो आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास ये होती है कि किसी भी गैसियस एटम में से हमने कितना ताकत लगाकर उसमें से के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। जो जब मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, इसका मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आसानी से छोड़ देते हैं, इनको कहते हैं मेटल्स। जो नॉन मेटल है हमारे पास, नॉन मेटल मोस्टली तौर पर मौजूद हैं हमारे पास टॉप राइट कॉर्नर में पीरियोडिक टेबल में। जो नॉन मेटल्स हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, मतलब हम इनमें से गैस अपना इनकी गैसियस हालत में से इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं निकाल सकते ये। और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, नॉन मेटल की ज़्यादा होती है, ये किसी और के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचने की सलाहियत रखते हैं, जिसकी वजह से हम इनमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, इनको कहते हैं नॉन मेटल। और मेटलाइड क्या होते हैं, मेटलाइड वो हैं जिसमें मेटलाइड्स हमारे पास वो हैं जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की खसूसियात पाई जाएं, उनको क्या कहते हैं, मेटलाइड कहते हैं। ये अपनी हालत को टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट करते हैं कि मेटल बनना है या नॉन मेटल, या ये डिपेंड करता है कि ये अपने से ज़्यादा ताकतवर एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना रहे हैं या कमज़ोर एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, उस हिसाब से ये अपने आप को मेटल्स और नॉन मेटल्स में तब्दील करते हैं। सिंबल, सिंबल क्या है हमारे पास एलिमेंट का, हमारे पास एलिमेंट्स हैं, उनके नेम हैं, हमने क्या करना है, पूरा नेम लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ सिंबल से ज़ाहिर करते हैं। अब हमारे पास अगर एलिमेंट का सिंबल सिर्फ 1 अल्फ़ाबेट होगा, मतलब एक अल्फ़ाबेट से उसका सिंबल ज़ाहिर होगा, तो हम उसको क्या लिखेंगे, कैपिटल। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है,
पूरा हाइड्रोजन लिखने की बजाय हम सिर्फ क्या करते हैं, H लिख देते हैं। ये इसका सिंबल है। ये सिर्फ एक ही वर्ड से हम इसको ज़ाहिर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम इसको कैपिटल लिखते हैं। हमारे पास है सोडियम। सोडियम में क्या है, सोडियम के को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो सिंबल अपना अल्फ़ाबेट की ज़रूरत होती है। जो पहला होगा वो कैपिटल होगा, दूसरा क्या होगा, स्मॉल लिखेंगे हम। हर एलिमेंट के लिए ऐसा होता है, अगर एक ही लफ्ज़ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो कैपिटल होगा। अगर दो से करेंगे तो पहला कैपिटल आएगा, दूसरा क्या आएगा, स्मॉल आएगा। सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, उसके बाद है वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट की वैलेंसी क्या है? वैलेंसी की डेफिनेशन करने से पहले मैं आपको एक मिसाल देकर समझाऊंगा, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि वैलेंसी के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं। अब हमारे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है सिर्फ 1। इसका जो शेल होगा, वैलेंस शेल 1s, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 8। अब अगर हम इन इलेक्ट्रॉन को क्या करें, तकसीम करें सब शेल्स में या शेल्स में, 1s2, 2s2, 2p। आप देखें ये फर्स्ट शेल है के, और ये हमारे पास शेल है L। 2s और 2p एक ही शेल के क्या है, सब शेल हैं। 1s क्या है, K का सब शेल है। अब देखिए हमारे पास जो P होता है, P में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो P है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन थे। 2 हमने 1s को दिए, 2 2s को दिए, बाकी कितने रहते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब जो P है, P की आगे टाइप्स होती हैं Px, 2py और 2p। अब हमने P में इलेक्ट्रॉन को कैसे तकसीम करना है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, दूसरा और तीसरा, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जब 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो Px के पास वापस आएगा। अब हमारे पास ये जो Py और Pz है, इसमें क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। किसी भी एटम के वैलेंस शेल में मौजूद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, उसकी वैलेंसी कहलाते हैं। अब हमारे पास जो P है, ये टोटल, ये कौन सा सबशेल था, ये सारे का सारा P सबशेल था, 2p सबशेल। अब इस 2p सबशेल में एक लोन पेयर भी है इलेक्ट्रॉन का, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता। बॉन्डिंग में कौन हिस्सा लेता है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ये लोन पेयर क्या करता है, लोन पेयर का इफेक्ट होता है हमारे बॉन्ड एंगल पर। अब हमारे पास ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, एक वो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यही इसकी वैलेंसी है। ये अब क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से है, ऑक्सीजन से, एक हाइड्रोजन की तरफ से, एक ऑक्सीजन की तरफ से और एक हाइड्रोजन की तरफ से। हमारे पास जो L सबशेल है, L सबशेल में टोटल कितने लोन पेयर हो गए, एक लोन पेयर ये हो गया और दूसरा लोन पेयर ये हो गया। अब आप देखें बॉन्ड फॉर्मेशन में किसने हिस्सा लिया, बॉन्ड फॉर्मेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने हिस्सा लिया है। जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, जिनको हम क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं, ये हमारे बॉन्ड एंगल को एडजस्ट करते हैं। अगर ये वाले लोन पेयर ना होते तो ऑक्सीजन का अपना हमारे पास जो H2 है, H2O पानी, इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता, लेकिन इन लोन पेयर की वजह से इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया है, बेंट हो गया है। इस वजह से इसका लीनियर स्ट्रक्चर नहीं बना, क्योंकि जो लोन पेयर थे वो बॉन्ड एंगल को क्या कर रहे थे,
एडजस्ट कर रहे थे अपने हिसाब से। अच्छा, ये क्यों करते हैं एडजस्ट? ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर पर अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस दरमियान में मौजूद होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज है? मनफी का है। न्यूक्लियस पर होता है जमा का चार्ज। ये क्या करता है, इन लोन पेयर को अपनी तरफ जब खींचता है तो ये लोन पेयर इन बांड, ये जो बांड बने हुए इन बांड पर क्या करता है, असर डालता है, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, बेंट हो जाता है। अच्छा, अब वैलेंसी की डेफिनेशन आपको समझिए। वैलेंसी क्या है? किसी भी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ बांड बनाने की जो सलाहियत है उसको क्या कहते हैं, वैलेंसी। या नंबर ऑफ बांड फॉर्म ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द वैलेंसी ऑफ एन एटम। इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से जितने भी बांड बनते हैं उसको क्या कहते हैं, उस एटम की वैलेंसी कहते हैं। हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड है। कोवलेंट कंपाउंड की वैलेंसी को हम क्या कैसे डिफाइन करेंगे? कोवलेंट कंपाउंड पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कोवलेंट बॉन्ड क्या है और ये कोवलेंट बॉन्ड किन एलिमेंट्स के दरमियान बनता है। कोवलेंट बॉन्ड बनता है तब जब दो एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, बराबर हो, वो आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या चीज़? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसी एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होगी, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हाइड्रोजन है, इसने क्या किया, दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, इन दोनों की ताकत क्या है, बराबर है। ये क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। अब ये जो बॉन्ड बनेगा इसको क्या कहेंगे, कोवलेंट बॉन्ड। आ रही है समझ? कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। इलेक्ट्रॉन शेयर कब होते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर तब होते हैं जब दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपस में बराबर होती है, तब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। अब जो कोवलेंट कंपाउंड है हमारे पास, कोवलेंट कंपाउंड की वैलेंसी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड आर नोन एज द वैलेंसी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। मतलब जो एटम जितने बॉन्ड बनाएगा वो क्या कहलाएगी, उसकी वैलेंसी कहलाएगी कोवलेंट कंपाउंड में। अब हमारे पास है आयनिक कंपाउंड की वैलेंसी को हमने कैसे डिफाइन करना है। जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड है ये बनते हैं। आयनिक कंपाउंड डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए आयनिक बॉन्ड क्या है। आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को देता है, तब जाकर क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं आयनिक कंपाउंड। अब आप देखिए हमारे पास है सोडियम और यहाँ पर मौजूद है क्लोरीन। जो सोडियम है इसके वैलेंस शेल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जो क्लोरीन है उसके वैलेंस शेल में 3 लोन पेयर हैं, 1 2 3, और एक क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेगा। मैंने कहा आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को देता है, उसके नतीजे में क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। कब एटम अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को देगा, जब किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होगी, लो होगी, और जब वो बॉन्ड बनाएगा किसी अपने से ज़्यादा ताकतवर एटम के साथ, तब वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे देगा। जिस एटम के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, जो ज़्यादा ताकतवर एटम होगा, उस पर मनफी का चार्ज आएगा, और जो देगा उस पर जमा का चार्ज आएगा। अब ये जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड की वैलेंसी की डेफिनेशन क्या है, किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन देने या लेने के नतीजे में बनने वाले बॉन्ड को क्या कहते हैं, आयोनिक, अपना आयोनिक बॉन्ड की वैलेंसी। अच्छा, अब हमारे पास कोई एटम है, उसमें क्या है, 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में। हमारे पास 2 रूल्स हैं, एक है ऑक्टेट रूल, एक है डुप्लेट रूल।
एटम्स ऑक्टेट रूल या डुप्लेट रूल को फॉलो इसलिए करते हैं ताकि वो क्या कर सकें, अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको नोबल गैस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकें ताकि क़याम पज़ीर हो। किसी एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट रूल ये होता है कि एटम ने क्या करना है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, उसने क्या करना है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन लेने हैं। 7 इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल है, वो क्या करता है अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। 2 वाला भी ऐसे ही करता है। 3 वाला 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए क्या करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन लेगा। 5 इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल है, वो 3 छोड़ देता है। अच्छा, अगर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं किसी एटम में, जैसा कि कार्बन है हमारे पास, कार्बन में क्या होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन है ना, 4 उसके पास मौजूद हैं, 4 उसने क्या करने हैं, हासिल करने हैं। ऐसे एटम क्या करते हैं जिनके पास 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ताकि उस ऐसे एटम्स के जो वैलेंस शेल है उसमें क्या हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। जब ये हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये वाले इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, जो मैं ये सर्कल से ज़ाहिर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, यहाँ पर भी ऐसे होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में मौजूद हैं। जब कोई चीज़ शेयर की जाती है तो उस पर दोनों पार्टनर्स का क्या होता है, हक होता है। अब अगर हम गिने कार्बन के पास इस बॉन्ड फॉर्मेशन के नतीजे में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, 2, 2 4, 2 6, 2 8। कार्बन ने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए, इसने ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लिया। हाइड्रोजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए, इसने डुप्लेट को फॉलो कर लिया। इसने हाइड्रोजन ने हीलियम जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ली, जो कि एक नोबल गैस है। अब ये भी स्टेबल हो गया, कार्बन ने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए, ये भी नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अब ये भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। जो एलिमेंट्स क्या रखते हैं, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में, ऐसे एलिमेंट्स क्या करते हैं, 5 वाले ने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, बाकी 3 लेने हैं, ये 3 लेगा। 6 वाला क्या करेगा, 2 लेगा, 8 पूरे कर लेगा। 7 वाला क्या करेगा, 1 लेगा, 8 पूरे कर लेगा। जैसे मैंने आपको क्लोरीन का बताया था, क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन, 2, 2 4, 2 6, एक ये था 7। इसने क्या किया, सोडियम से इलेक्ट्रॉन लिया, अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए, इसने ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लिया और ये भी स्टेबल हो गया। इस तरह जाकर जो एलिमेंट्स हैं वो अपनी स्टेबिलिटी को मैनेज करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बाकी 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जितने भी टॉपिक्स हैं हम इंशाल्लाह उनको 1 by 1 डिस्कस करेंगे और डीपली डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पेपर में आसानी हो। उनके ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी देखेंगे और लॉ के हिसाब से भी हम उनको कवर करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।